Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS 365। आज का सेशन हमारा करंट अफेयर्स का है, जहां हम हर रोज की तरह आज डिस्कस करेंगे डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स इन MCQ फॉर्मेट। बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन kindly subscribe the channel if you have not done till now. If you want to revise the thing in easy manner, so I request to join the Telegram channel, that is GS365 @u, because we have there summarized PPTs and PDF related to the all session which have held by the GS365। तो बिना देरी करते हुए चलेंगे हम आज के सेशन की तरफ। बट आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे एक राइम के साथ। राइम क्या है कि चलो उठो कुछ कर दिखाओ, कि चलो उठो कुछ कर दिखाओ, हर मुश्किल को मात दिलाओ। दोबारा सुनो, चलो उठो कुछ कर दिखाओ, हर मुश्किल को मात दिलाओ, हौसला रखो डर को हराओ, कि हौसला रखो डर को हराओ, सपनों की उड़ान अब तुम लगाओ। ये सिर्फ लाइंस नहीं है, अगर आप इन्हें दोबारा से रिवाइंड करके सुनेंगे, रिवाइंड करेंगे, दोबारा सुनेंगे, फील करेंगे, तो इसमें आपको दिखेगा एक आह्वान, एक मैसेज और एक ना रुकने का हौसला, जिसका सिंपल सा एसेंस है कि हर चुनौती को हमें अवसर के रूप में बदल देना है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि चुनौतियां ही मनुष्य को कठिन परिस्थितियों से लड़ने का जो साहस है, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो देती हैं। इसलिए अब समय है कि जो चुनौतियां हैं उन्हें अवसर के रूप में बदलें, अपने जो सपने हैं उनको हकीकत में तब्दील करें। तो आज से इस उड़ान की तैयारी करें जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगी। इसी कोट के साथ, इसी राइम के साथ हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं आज के। सो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो सही से हो जाए। ठीक है, वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो सेशन डिसकंटिन्यू होते करंट अफेयर्स जहाँ हम थ्योरी के रूप में कवर करते थे, वो अब से कंटिन्यू हो जाएगा आज से ही। दूसरा, जो हम प्रैक्टिस सेशन के हिसाब से MCQ हमने स्टार्ट किया है, यह भी कंटिन्यू रहेगा, बट इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा कम हो जाएगा। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि हम अब MCQ के फॉर्मेट पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जो हम स्टैटिक पार्ट यहाँ पे कवर करते हैं, तो कोशिश रहेगी वो कम से कम हो, क्योंकि उसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो एक दूसरे लेक्चर में, एक दूसरे प्लेलिस्ट के साथ आपको दी जाएगी, ताकि वहाँ से आप पढ़ें और यहाँ पे आप प्रैक्टिस लगाएं। इस पर्पज के साथ हम 2 प्लेलिस्ट चलाएंगे करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, यानी कि अब तक जो भी प्लेलिस्ट आपके साथ ऐड की गई है, उन जिन प्लेलिस्ट में थोड़ा भी इंफॉर्मेशन बाकी है यानी थोड़ा भी सिलेबस बाकी रह गया है, वो हम जल्द से जल्द कवर करा देंगे। तो नो नीड टू वरी, जस्ट डू द वर्क बिकॉज एग्जाम इज नियर बाय टू यू। चले, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ह्यूमू 5 इज, एक मिनट, इज ए बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री। बताओ जी, किसके द्वारा डेवलप किया गया है ह्यूमू मिसाइल को, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ऑप्शन हमारे हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो 4 ही ऑप्शन हमारे सामने हैं। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, उसी फॉर्मेट में आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है। तो अटेम्प्ट कीजिए अपना क्वेश्चन, कमेंट कीजिए, सो दैट आपको पता चले कि आप जो इन्फॉर्मेशन, जो करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस और कितनी रिलेवेंट रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राइट ऑप्शन हमारा है साउथ कोरिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी, साउथ कोरिया यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए। न्यूज में इसलिए है कि इस साल के अंत तक इसका एक और नाम है राक्षस मिसाइल। ठीक है, क्लियर। ह्यूमू 5 को दक्षिण कोरिया अभी तैनात करने वाला है अपने बॉर्डर्स पर, इसलिए यह न्यूज में है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका ऑफिशियली शोकेस जो हुआ था वो 2024 में हुआ था ऑफिशियली। ठीक है, बट न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसको अब लोकेट किया जाएगा, यानी कि इसको तैनात कर दिया जाएगा इसको यूज करने के लिए। ठीक है, इसलिए न्यूज में है, दक्षिण कोरिया से तैनात करने वाला है इस साल के अंत तक। ठीक है जी, क्लियर। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 47th आसियान समिट 2025।
ठीक है, तो आसियान समिट होने वाला है। इसका होस्ट कौन सा कंट्री है? होस्ट, होस्ट यानी कि मेजबानी कौन करेगा? दो वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो मेजबान और एक होता है मेहमान। मेहमान जो आते हैं, मेजबान जिसके घर आते हैं। सपोज करो आपके घर कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, तो आप हो गए मेजबान और वो हो गए मेहमान। इसी तरीके से इस इवेंट की मेजबानी कौन करने वाला है, होस्ट कौन करने वाला है? सिंपल सा क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ऑप्शन हमारे है इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, म्यांमार। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए सर, बताइए राइट ऑप्शन इसके लिए क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है मलेशिया। राइट ऑप्शन है मलेशिया में आसियान समिट होने वाला है। क्लियर पॉइंट है। और भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में वर्चुअली पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने फिजिकल रूप से नहीं जा रहे हैं, वह भारत में रहकर ही इस मीटिंग को अटेंड करेंगे। यह मीटिंग 26 से 28 अक्टूबर तक चलेगी। ठीक है जी, कब चलेगी बेटा? 26 से 28 अक्टूबर तक चलने वाली है यह मीटिंग। मलेशिया में होगी। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। क्या बेटा? कुआलालंपुर। एग्जैक्ट लोकेशन है कुआलालंपुर में यह इवेंट होने वाला है। क्लियर है? दिक्कत कोई? नेक्स्ट, मैंने फिर से क्या बताया कि जब कोई समिट होती है, कोई इवेंट होता है, तो उस इवेंट का सब्जेक्ट होता है, विषय होता है, थीम होता है। किस थीम के साथ, किस उद्देश्य के साथ इस समिट को किया जा रहा है, यानी कि इस समिट का सेंट्रल पॉइंट क्या था, यानी कि मूलभूत उद्देश्य क्या था, किस ऐसी कौन सी चीज थी जिसके इर्द गिर्द पूरा मीटिंग हुआ। तो इसका उद्देश्य है समावेशिता और स्थिरता। क्या विषय है? समावेशिता एवं स्थिरता। समावेशिता एवं स्थिरता। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट। ये तो हो गया हमारा रिलेटेड टू द क्वेश्चन। थोड़ी बात करेंगे हम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। आसियान क्या है? सॉरी, आसियान क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है जी, इसको स्थापित कब किया गया था? इसको स्थापित किया गया था 1967 में। कब किया गया था बेटा? 1967 में आसियान को स्थापित किया गया था। इसके सदस्य थे, जो संस्थापक सदस्य थे, वो ब्रुनई, कंबोडिया, है ना, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया। ठीक है, और भी देश हैं जैसे कि म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है जी, क्लियर। सबसे जो रिसेंट सदस्य इसमें जुड़ा हुआ है वो जुड़ा है ईस्ट तिमोर। क्या बेटा? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर एक नया सदस्य यहाँ पे जुड़ा है। क्लियर पॉइंट। जब हम बात कर रहे हैं, एक मिनट, जब हम बात कर रहे हैं इस चीज को लेकर, तो मुझे बताइए, हमें पता होना चाहिए कि आसियान का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य के साथ इस ग्रुप को फॉर्म किया गया, बनाया गया। तो इसका सिंपल उद्देश्य था क्षेत्रीय शांति, आर्थिक सहयोग और संस्कृति। ठीक है, तो शांति, आर्थिक सहयोग और संस्कृति इसके मूलभूत क्या थे? उद्देश्य थे। इन उद्देश्य के साथ इनको क्या किया गया? स्थापित किया गया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। चले आगे। ठीक है, और बहुत सी चीज मैं यहाँ पे बता सकता हूँ आपको, मैं चाह नहीं रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एडअप नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ बात कर सकते हैं कि भारत के लिए आसियान का महत्व रणनीतिक रूप से क्या है, कि इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती है। ठीक है, जो इंडो पैसिफिक एरियाज में, तो जो इसके सारे देश हैं आसियान कंट्री, वो इंडो पैसिफिक में पड़ते हैं। तो भारत अगर इसका सदस्य बन जाता है तो भारत की भूमिका कहीं ना कहीं पैसिफिक क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती हुई आपको प्रतीत होगी और उसका हमें फायदा मिलेगा। आर्थिक रूप से, व्यापारिक रूप से इसका फायदा मिलता है। ठीक है, क्योंकि ये अपने सदस्य देशों के साथ आफ्टा करते हैं, सॉरी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर देते हैं। ठीक है, आफ्टा EU के साथ होता है, अफ्रीकन यूनियन के साथ, राइट। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग क्या है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं इंपॉर्टेंस को लेकर, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम
ऑन रेलवे ट्रैक्स इन नॉर्थ ईस्ट? ऑप्शन हमारा सिंपल सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, या फिर साउथ कोस्ट रेलवे जोन। किसने इसे लॉन्च किया गया है? लॉन्च किसको किया? IDS को लॉन्च किया है किसने? राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, ऑप्शन बी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ऑप्शन डी है साउथ कोस्ट रेलवे जोन। राइट ऑप्शन क्या है बताइए? तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। इसके द्वारा IDS को लॉन्च किया गया है। ठीक है जी, क्लियर? इससे इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है, क्या होता है इससे, और समझेंगे इस बात को लेकर। तो जो NFR के द्वारा घुसपैठ का पता लगाने के लिए इस सिस्टम को लाया गया था। ठीक है, जो सिस्टम है IDS विशेष रूप से जो हाथी हैं या अन्य कोई जीव है जो रेलवे ट्रैक से जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं उनको बचाने के लिए इस टेक्नोलॉजी को क्या किया गया है? विकसित किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, क्लियर? यह जो टेक्नोलॉजी है IDS, यह सेंसर बेस्ड होती है, सेंसर सेंस करती है और अलर्ट कर देती है, ताकि कोई जैसे कि कोई जानवर ट्रैक पे आ गया, ठीक है, तो सेंसर क्या करेंगे? सेंसर सेंस करके अलर्ट जारी कर देंगे ट्रेन चालक को, ताकि उसे तुरंत सूचना मिल जाए। ठीक है, यह जो पटरी होती है उसके आसपास एक सेंस करते हुए चलता है। ठीक है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये यहाँ पे ये ट्रेन की पटरी है, तो इससे लगभग 10 मीटर इधर और 10 मीटर इधर सेंस करके चलता है। जब भी कोई जानवर इस एरिया में आएगा तो क्या होगा? ट्रक जो पायलट होगा, लोको पायलट, उसको अलर्ट जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहाँ तक? और ये जो अलर्ट है वो रियल टाइम पर जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले आ गया और 10 मिनट बाद पहुंचेगा, है ना? रियल टाइम पर अलर्ट जाता है। डन? क्लियर पॉइंट है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी क्या थी? जो रेल पटरियों के आसपास जो जानवर हैं उनका पता लगाने के लिए, ताकि रेलवे दुर्घटना ना हो, जानवरों के साथ जानवर की दुर्घटना ना हो। ठीक है, उसको कम करने के लिए इस सिस्टम को लाया गया और बनाया गया है। और अभी हाल फिलहाल में लॉन्च कहाँ पे किया गया? लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया है। क्लियर पॉइंट है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है क्रिसैंथेमम फ्लोवरिंग प्लांट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज नेटिव टू विच रीजन? यानी कि एक फ्लावर प्लांट है, उसको भी हाल फिलहाल में देखा गया है, वह है किस एरिया का, किस क्षेत्र का, किस रीजन का? क्या है? नेटिव प्लांट है। नेटिव यानी कि मूलभूत है, मूल प्रवासी है, मूल प्रवासी है किस क्षेत्र का? ऑप्शन हमारे हैं साउथ अमेरिका, एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट यूरोप, सेंट्रल अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। राइट ऑप्शन हमारा क्या है बताइए? सॉरी, बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो बेटा राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट यूरोप। ये हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर? डन? थोड़ा जानते हैं यह अभी न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि कश्मीर में जो इसके लिए एक उद्यान है, गुलदाउदी उद्यान। गुलदाउदी गुलदाउदी उद्यान कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ेगा ये। इसे लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है, ठीक है? और यह कश्मीर का पहला उद्यान है जो पर्यटकों के लिए खोला गया है। ठीक है, पूरी बात लिखना, पहला उद्यान है जो पर्यटकों के लिए खोला गया है। कभी हाफ इन्फॉर्मेशन रख लो और बोलो कि भाई ये तो भैया ने तो ऐसे बताया था, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो गुलदाउदी एरेस्टेरेसी परिवार के 12 मासी फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक? और यह एशिया और उत्तर पूर्वी यूरोप का मूल निवासी है। सिंपल सी बात है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानने लायक है। ठीक है,
न्यूज में क्यों है? क्योंकि गुलदाउदी उद्यान कश्मीर को पर्यटकों के लिए खोला गया, इस कारण यह न्यूज में आ गया है। और जब न्यूज में आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का जो पौधा है, जो फूल है, वह स्पेशली किस रीजन का मूल प्रवासी है। तो किसका है बेटा? एशिया एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, यानी कि एशिया और उत्तर पूर्वी यूरोप। क्लियर? चलिए आगे आएंगे, बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ एक्सरसाइज ओशियन स्काई, यानी कि एक्सरसाइज ओशियन स्काई की बात हो रही है और इसका होस्ट कौन है? फिर से वही क्वेश्चन कि मेजबान बताना है, मेजबान कौन है, कौन मेजबान है इस एक्सरसाइज का। ऑप्शन हमारे पास है स्पेन, जापान, वियतनाम, रशिया। व्हाट इज द राइट आंसर? बताइए सर। राइट आंसर हमारा है स्पेन। क्या है बेटा जी? स्पेन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पे स्पेन। तो स्पेन के जो कहाँ पे होने वाला है ये बेटा? स्पेन में होगा, और यह है स्पेन के गैंडो एयरबेस। कौन सा एयरबेस है? गैंडो एयरबेस पर होगा। गैंडो एयरबेस स्पेन पर। इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और स्पेन एयरफोर्स। ठीक है, डन, कोई दिक्कत? चले आगे फिर। चलो नेक्स्ट क्या हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। पीयूष पांडे हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज नोन फॉर हिज वर्क इन फील्ड ऑफ, यानी कि एक पर्सन है पीयूष पांडे, उनकी डेथ हो गई है। क्वेश्चन हमारा ये है कि उन्हें किसके लिए जाना जाता है? स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजिंग, पॉलिटिक्स या फिर म्यूजिक। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर है हमारा, इनको जाना जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए। किसके लिए जाना जाता है? एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्हें जाना जाता है। इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप ही। और हाल फिलहाल में डेथ हो गई है, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। कोई अगर डेथ हो जाए और उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किए हैं तो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट काम किए हैं, जरूरी काम किए हैं, इसलिए उनको पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, तो अपने आप में एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर पॉइंट? कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2025? 2025 के पोलियो डे के लिए थीम क्या है? बताइए थीम क्या है? एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। ऑप्शन बी है पोलियो एरेडिकेशन वन स्टेप एट ए टाइम, वैक्सीनेट टू एलिमिनेट पोलियो, पोलियो फ्री फ्यूचर फॉर एआई, सॉरी ऑल। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि तो बेसिक पता होना चाहिए आपको, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होगा तो उस इवेंट का एक थीम होता है। ठीक है, तो इस इवेंट का थीम है एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन, एवरीवेयर। डन? क्लियर पॉइंट? अब आते हैं कि पोलियो डे कब मनाया जाता है। तो पोलियो डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा जी? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाएगा? 24 अक्टूबर को पोलियो डे के रूप में मनाते हैं। तो दिक्कत? पोलियो डे के रूप में हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम आपको पता चल गया। डन? तो मुझे बताइए 24 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन जोनास साल्क एक जवान है, लेकिन तो जितना हिंदी का ठीक कोई जरूरत नहीं है। जोनास साल्क उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में से मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ टीका बनाने में जो टीम थी उसको हेड किया था। इसलिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम पोलियो दिवस के रूप में उसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और यह दिवस 1988 से स्टार्ट किया गया था। कब से किया गया बेटा? 1988 से स्टार्ट किया गया है यूएन के द्वारा। कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर? चलें आगे। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ टू इंडिजिनियसली बिल्ट फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशनड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड?
इंडियन कोस्ट गार्ड में अभी हाल फिलहाल में जो स्वदेश रूप से विकसित फास्ट पेट्रोल वेसल कमीशन किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे ऑप्शंस हैं आईएनएस विक्रांत, आईएनएस बगीर, आईसीजीएस अजीत, आईसीजीएस अपराजित, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोची, आईसीजीएस सम्राट, आईसीजीएस समृद्धि। बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाता है आईसीजीएस अजीत एंड आईसीजीएस अपराजित। क्लियर? आप ये याद रखेंगे, आईसीजीएस अजीत और आईसीजीएस अपराजित है, ये फर्स्ट है, सॉरी इनको स्वदेश रूप से विकसित है स्वदेश रूप से विकसित है, स्वदेशी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह स्वदेशी है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलें आगे, चलिए नेक्स्ट हमारा है हाउ मच फंडिंग हैज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड फॉर न्यू हेल्थ प्रोग्राम इन केरला। ठीक है, केरला पहला स्टेट बनने वाला है, एक इंफॉर्मेशन ले लो, केरला पहला स्टेट बनने वाला है जो पूर्णतः गरीबी मुक्त होगा। ठीक है, बनेगा वो, रिपोर्ट्स आ रही है। ठीक है जी, ऑप्शन हमारा है 280 मिलियन, 380 मिलियन, 480 मिलियन, 580 मिलियन। तो राइट ऑप्शन हमारा है 280 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर पॉइंट? यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डन? क्लियर? चलो पढ़ेंगे नेक्स्ट। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बताया जाए। विच सिस्टम इज लीडिंग इंडियाज कैशलेस ट्रांसफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट द हाफ ईयर एंडेड जून 2005। कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है अभी, उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो डिजिटल पेमेंट है उसमें पार्टिसिपेट किसने किया है, किसने हेल्प की है सबसे ज़्यादा पेमेंट बनाने में? तो नेफ्ट है, आरटीजीएस है, यूपीआई है, आईएमपीएस है। तो बताइए कितने लोगों ने आरटीजीएस का नाम सुना है, कितने लोगों ने नेफ्ट का नाम सुना है, कितनों ने आईएमपीएस का सुना है? तो बहुत कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे नाम ये यूज किए हैं कभी या सुने हों। बट यूपीआई आईडी दे दो, यूपीआई दे दो भाई, है ना, ये सब आपने सबने सुना है। तो राइट आंसर हमारा है यूपीआई। क्या है राइट आंसर? राइट आंसर हमारा है यूपीआई, यूपीआई। तो भारत में जो कैशलेस पेमेंट है यूपीआई का 99.8% शेयर है। यूपीआई ने टोटल ऑनलाइन पेमेंट हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? किसका है? यूपीआई। ठीक है, चलिए। हु इज द ऑथर ऑफ बुक मोदी मिशन लॉन्च्ड बाय गवर्नर देवव्रत सीएम फडणवीस इन मुंबई? किसने लिखी है मोदी मिशन बुक? किसने लिखी है? बरजी देसाई, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड या फिर एमएस त्रिपाठी? बताइए राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हमारा है बरजिस देसाई। बरजिस देसाई यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर? इसमें इस बुक में है क्या बेसिकली, मैं देख रहा था तो मैंने देखा पूरी बुक तो कोई पढ़ेगा नहीं, बट कुछ चीज़ छोटे हैं जहाँ से हम इसे कम समय में एसेंस निकाल सकते हैं। तो इस बुक में सिंपल सा है कि मोदी जी के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री के कार्यालय तक आने का पूरा जर्नी है वो इस बुक में दी हुई है। ये सिंपल सा है। आगे आएंगे हम, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा है वीर बधू मेड हिस्ट्री बाय द बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू विन ब्रॉन्ज इन विच स्पोर्ट? वीर बंधु नाम याद रखेंगे। ठीक है, आज तो हमने क्वेश्चन तरीके से फॉर्म किया बट क्वेश्चन चेंज होकर आ सकता है। तो वीर बंधु ने फर्स्ट इंडियन है वो, याद रखेंगे, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किस स्पोर्ट्स में जीता है? रेसलिंग, बॉक्सिंग, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, सॉरी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स एंड जूडो। राइट ऑप्शन क्या है? राइट हमारा है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, जिसे बोलते हैं एमएमए फाइटर्स। देखा हो ना एमएमए फाइटर्स। तो यह इवेंट कहाँ हो रहा था बेटा? यह इवेंट हुआ है बहरीन में। कहाँ पे हुआ है? यह इवेंट बहरीन में हुआ है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर पॉइंट यहाँ तक। दूसरा, वीर बंधु ने इतिहास रच दिया है, पहले एमएमए फाइटर के रूप में इन्हें क्या मिला है? ब्रॉन्ज पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, तो इतिहास इन्होंने रच लिया है, इतिहास में अपना नाम इन्होंने लिख दिया।
है जी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, विच बैंक वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल्स ऑफ वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025 एंड बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 बाय द ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क। यानी ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क ने क्या किया है, एक सम्मान दिया है, क्या, वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक, और दूसरा टाइटल क्या है, बेस्ट बैंक इन इंडिया 2025 में। यह टाइटल किस बैंक को मिला है? ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या फिर कैनरा बैंक। ध्यान से देखो, सारे सरकारी बैंक हैं, ठीक है। तो बताइए किस बैंक को यह टाइटल दिया है? तो ये टाइटल दिया गया है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। इसको दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, यह टाइटल दिया गया है, ठीक है। क्लियर? जो इवेंट हो रहा था ये वाला, यह विश्व बैंक और IMF, वर्ल्ड बैंक एंड IMF के साथ मिलकर इन्होंने आयोजित किया था, ठीक है जी। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है कि हाँ RBI एंगर 2025 हैज बीन लॉन्च्ड बाय RBI टू प्रमोट सिक्योर एंड इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशन। दिस इज द ग्लोबल हैकाथन ऑफ RBI। RBI एक हर बार हैकाथन करता है, तो अब की बार जो HARBI एंगर 2025 का हैकाथन कौन से नंबर का हैकाथन है? क्वेश्चन हमारा सिंपल सा ये है, जो जिनका उद्देश्य क्या है, सिक्योरिटी, इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बेटा ये फोर्थ हैकाथन होने वाला है, फोर्थ हैकाथन होएगा, ठीक है जी। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर इज द भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 शेड्यूल टू बी हेल्ड? यानी कि भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस होने वाला है और ये कहाँ पर होगा? क्वेश्चन हमारा ये है, बताइए सर कहाँ पे होने वाला है? ऑप्शन हमारा कौन कौन से है पहले? न्यू दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, चंडीगढ़। तो राइट ऑप्शन हमारा है न्यू दिल्ली। कहाँ पे होने वाला है? न्यू दिल्ली में होने वाला है। अच्छा न्यू दिल्ली में कहाँ होगा बताइए कोई? न्यू दिल्ली में यह इवेंट कहाँ होने वाला है? तो याद है सबको, G20 का इवेंट कहाँ हुआ था? भारत मंडपम। यह भाई ये भी इवेंट वहीं होने वाला है, भारत मंडपम में यह इवेंट होने वाला है, ठीक है। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत? चलिए, so this is the session for the day and thank you very much for the watching this video. If you have liked the video, you are liking the sessions, you are liking the information, you are liking the questions, so kindly subscribe the channel, like and don't forget to share. Thank you very much.